नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कैपिटल गेन और सेल ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी एंड रेंटिंग। आगे मैं इस वीडियो में वन बाय वन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड रेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है, हमारा बजट 2023 को बजट आया था जिसमें टैक्स रूल में काफ़ी मेजर अमेंडमेंट्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी सेल के केस में है, चाहे बाय के केस में या रेंटिंग के केस में। इसमें हम दो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, एक सेलर के केस में और एक क्या है बायर के केस में। पहले हम बात करते हैं किसके केस में, बायर के केस में। अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी बाय करता है तो उसमें क्या होता है, एक स्टैंप ड्यूटी, एक टीडीएस। स्टैंप ड्यूटी में क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी में अगर आपका स्टैंप ड्यूटी का सर्कल रेट या आपने जितने प्रॉपर्टी बाय की है जो भी उसमें हायर होगा वो आप उस पर क्या होगा, स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। और टीडीएस क्या है, अगर कोई बायर कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 लाख से ज्यादा है, तो वो 1% से क्या करेगा, टीडीएस काटेगा सेलर का और उसको एक फॉर्म के थ्रू सबमिट करवाएगा जो किस कहते हैं 26 क्यूबी। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर्टी का फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर माना जाता है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या कोई आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो तो एक ये क्या है, आपका फ्यूचर से सेव हो सकता है। और अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है आप उसको क्या कर सकते हैं, रेजिडेंशियल यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है आप उसमें अपना क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको भी फ्यूचर में फंड की नीड होती है आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, सेल करके क्या कर सकते हो, आपको फंड इकट्ठा कर सकते हो। अगर आपके पास क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास फंड की कमी है, आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें बैंक आपसे क्या मांगेगा, उसके लिए आपसे आईटीआर मांगेगा, आपसे बैंकिंग मांगेगा, आपसे क्या मांगेगा, अगर आप सैलरी पर्सन आपसे फॉर्म 16 मांगेगा और आप एक क्रेडिट स्कोर देखेगा तो आपको क्या इसका बैंक लोन कर देगा। अब हम बात करते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि 23 जुलाई को मेजर अमेंडमेंट्स की गई थी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जैसे पता ही है कि 23 को क्या हुआ था, हमारा बजट पेश हुआ था जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने काफी चेंजेस किए गए थे इसके टैक्स रूल में। इसमें पर्सन को दो ऑप्शन दिए गए थे, एक 20%, एक 12.5%। 20% क्या था, विद इंडेक्सेशन, और 12.5% क्या था, विदाउट इंडेक्सेशन। इसमें क्या था, अगर आपने क्या कोई प्रॉपर्टी बाय की है 23 जुलाई से पहले तो उसमें आप कोई टैक्स कैलकुलेट करते हो किस सेक्शन में, 112 में, तो आप ये दो ऑप्शन ले सकते थे। ये किन केस में एप्लीकेबल है, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। इसमें अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है और सेक्शन 112 में अगर उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, अगर उसे लगता है किसी भी रिजीम में उसका दोनों ऑप्शन में किसी में ज्यादा टैक्स बन रहा है, तो एक जिसमें उसका टैक्स ज्यादा बन रहा है उसको क्या कर सकता है, वो उसको फोरगो कर सकता है और दूसरी स्कीम में अपना टैक्स पे कर सकता है। अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी बाय करता है और उसको 24 मंथ या इससे कम होल्ड करके सेल करता है तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर पर्सन कोई प्रॉपर्टी बाय करके उसको मोर देन 24 मंथ होल्ड करके सेल करता है तो फिर क्या होता है, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आगे हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का एक ही सेक्शन है, सेक्शन 48, जिसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, जिसमें क्या है, जो भी आपका कंसिडरेशन है उसमें से क्या माइनस करना है आपने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जो भी आपका आएगा वो चाहे आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, या चाहे आपने प्रॉपर्टी 2 साल होल्ड किया या उससे कम होल्ड किया या उससे ज्यादा होल्ड किया है, सेक्शन 48 में एक ही ऑप्शन है जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करता है। टैक्स रेट मैंने आपको बता दिया है, 112 में है। हमारा कैपिटल गेन कैसे निकलता था, अब हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। क्या होता था, उसमें जो कंसिडरेशन होता था उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी हम माइनस करते थे, या तो उसका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है या लॉस निकलता था। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी पर्सन ने जुलाई 23 में 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी परचेज की और अगस्त 2024 में उसने क्या है 75 लाख की सेल कर दी, तो ये क्या है 24 मंथ से कम है, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया।
तो सेल प्राइस क्या हो गया उसका, सेल कंसिडरेशन 75 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 50 लाख। इसमें इंडेक्सेशन कॉस्ट का तो बेनिफिट मिलता ही नहीं, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, नील। तो उसका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया, 25 लाख। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के केस में। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी बाय करता है 2004 में 20 लाख रुपीस की, और सेल करता है कब, बिफोर 23 जुलाई से पहले पहले सेल करता है 1 करोड़ की, तो उस केस में क्या होगा। अगर वो 23 जुलाई के बाद सेल करता है तो उस केस में क्या होगा, पहले हम बात करते हैं। अगर वो 23 जुलाई 2024 से पहले पहले सेल करता है, इसमें क्या होगा, सेल प्राइस कितना होगा, इसका कंसिडरेशन कितना होगा, 1 करोड़। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज 20 लाख क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस टाइम क्या था, इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट हम ले सकते थे। तो क्या है, 20 लाख रुपीज इंटू कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कब का है, 2024 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन 2004 का, तो कितना होगा, 64 लाख। तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट कितनी हो गई है, 64 लाख। सपोज करोगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील है, तो कैपिटल गेन कितना हो गया, 36 लाख। अगर वही पर्सन उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, आफ्टर 23rd को उसके बाद सेल करता है, तो क्या होंगे, तो उसका सेल कंसिडरेशन कितना हो गया, 1 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, 20 लाख। तो कैपिटल गेन कितना, 80 लाख। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, अगर वो बिफोर 23rd के सेल करता है या आफ्टर 23rd के सेल करता है। अगर वो पर्सन क्या है, ऑप्शन लेता है कि वो टैक्स सबमिट कराएगा, तो क्या है, 36 लाख में कितना पे करेगा, 20%। और अगर वो आफ्टर 23rd जुलाई सेल करता है तो कितना है, 12.5%। अब वो इन दोनों रिजीम में देखेगा, इसमें उसको कम टैक्स पड़ रहा है, वो ऑप्ट कर लेगा। आगे हम बात करते हैं, अगर वो टैक्स पे नहीं करना चाहता, अगर वो री इन्वेस्ट करना चाहता है कैपिटल गेन को, तो क्या होगा। अगर वो बेनिफिट लेना चाहता है सेक्शन 54 हो 54 की, तो किसमें होगा, सिर्फ वो न्यू टैक्स रिजीम में ही एप्लीकेबल होगा। अब हम करते हैं रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में। इसमें ओनर और टेनेंट, पहले टेनेंट की बात करते हैं। अगर टेनेंट मोर देन 50,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अगर रेंट पे करता है, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। 30/9/2024 से पहले कितना था, 5%। 1/10/2024 से बाद कितना हो गया है, 2%। आपको पता है कि मेट्रो सिटीज में जो रेंट होते हैं बड़े हाई होते हैं, तो वहां ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है टीडीएस का केस। हम करते हैं ओनर के केस में। जो रेंटिंग इनकम है ओनर की, वो किस में मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। तो हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी ओनर को कितना मिलता है, 55,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया, 6,60,000। उसमें 30% की क्या मिलती है उसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो बाकी इनकम क्या हो गया उसकी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई है। आगे हम इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन हाउस, अगर उसने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ले रखा है, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो कितना मिलता है उसको, 2 लाख रुपीज तक उसको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24 में। अगर वो लेट आउट कर रखा है, जैसे इस केस में लेट आउट किया हुआ है, तो इस केस में उसको कितनी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, चाहे कितना भी इंटरेस्ट हो, उसे फुल इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।